शेक्सपियर। लेट्स बिगिन। दोस्तों, प्ले को शुरू करने से पहले हम मेन कैरेक्टर्स की चर्चा कर लेते हैं, जिससे हमको प्ले आराम से समझ में आएगा। आपको कैरेक्टर्स के नाम थोड़े अजीब लगेंगे, लेकिन समझ में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कहानी के नायक यानी कि हीरो की, ओथेलो। ये एक जनरल है वेनेशियन मिलिट्री में। पूरी कहानी इसी के आसपास घूमती रहती है। ये एक हफ्शी है। हफ्शी का मतलब समझते हो ना, काला आदमी। इसको डेस्डेमोना नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। अब ये डेस्डेमोना जो है, ये इस कहानी का दूसरा मेन कैरेक्टर है। ये ओथेलो की वाइफ है और एक सांसद की बेटी है। इस डेस्डेमोना के फादर का नाम है ब्राबेंशियो, जो शुरू में ओथेलो और डेस्डेमोना की शादी के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो सोचता है कि मेरी बेटी क्यों एक हफ्सी के साथ शादी कर रही है। लेकिन बाद में उसे इस शादी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। देखिए दोस्तों, इस कहानी के 3 कैरेक्टर हो गए, ओथेलो, डेस्डेमोना और उसके फादर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस कहानी के विलन की बात करते हैं, इयागो की। इयागो ओथेलो की मिलिट्री में एक सोल्जर है। ओथेलो इस पे बहुत भरोसा करता है, लेकिन ये बाद में नमक हरामी कर जाता है इसके साथ में। इसका नाम याद रखना, ये कहानी का विलन है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है कासियो नाम का। ये भी ओथेलो की आर्मी में एक सोल्जर है। ये बहुत ईमानदार है और ओथेलो इसे बहुत पसंद करता है, और ये इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स की गिनती में आता है। अब एमिलिया। एमिलिया इयागो की वाइफ है, यानी कि कहानी के विलन की वाइफ है, और इसी के साथ ये डेस्डेमोना की मेड सर्वेंट भी होती है बाद में। इसका भी इस प्ले में एक बहुत ही अहम किरदार है। एक्चुअली विलियम शेक्सपियर के सारे प्लेज में हर किसी कैरेक्टर का अपना एक वजूद होता है। ऐसा नहीं है कोई भी प्ले में जबरदस्ती कोई कैरेक्टर डाल दिया हो। इसके अलावा एक और साइड कैरेक्टर याद कर लो, मोंटेनो। ये साइप्रस नामक जगह का गवर्नर है। ठीक है, अब प्ले शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है इटली के एक शहर वेनिस की एक गली से, जहां 2 जेंटलमैन आपस में बातें कर रहे हैं। जेंटलमैन तो क्या है, ये दोनों कमीने हैं। जिसमें से पहले का नाम है रोडरिगो, जो कि एक पैसे वाला आदमी है, और दूसरे का नाम है इयागो, यानी कि कहानी का विलन। अब ये रोडरिगो जो नोबलमैन है, ये इयागो से कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुमने मुझसे डेस्डेमोना को पटवाने का वादा किया था। उस वादे का क्या हुआ इयागो? तुमने मुझे ठगा है। डेस्डेमोना तो तुम्हारे जनरल ओथेलो के साथ भाग गई, जिसके लिए तुम काम करते हो इयागो। तो इयागो गुस्से में उससे कहता है कि मैं भी ओथेलो से उतनी ही नफरत करता हूं जितनी कि तुम, क्योंकि उस ओथेलो के बच्चे ने मुझे अपना लेफ्टिनेंट बनाने की बजाय उस कल के लौंडे कासियो को अपना लेफ्टिनेंट बना दिया, जिसे लेफ्टिनेंट का एल भी नहीं मालूम, थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है उसे उस पद का। अभी थोड़ी देर शांति रखो, मुझे कुछ सोचने दो। थोड़ी देर बाद इयागो रोडरिगो से बोलता है कि मुझे एक आइडिया है। अपन दोनों चलते हैं डेस्डेमोना के फादर के पास। वो दोनों ब्राबेंटियो के पास जाते हैं, जो कि डेस्डेमोना का फादर है। उसके घर के बाहर चिल्ला करके बोलते हैं, वो दोनों बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी जो है वो ओथेलो के साथ भाग गई है, चाहो तो अपने घर में देख लो। अब ब्राबेंटियो अपनी बेटी को पूरे घर में ढूंढता है। जब वो उसे नहीं मिलती तो वो गुस्से में लाल पीला, और ऊपर से वो सांसद ठहरा, यानी कि सीनेट का सदस्य। अब वो आगे क्या करेगा ये तो देखा जाएगा। अब ये इयागो है ना, ये बहुत चालू आदमी है। ये ओथेलो के पास जाता है और जाके उसको बोलता है कि हुजूर, डेस्डेमोना के बाप को पता चल गया है कि आप उसकी बेटी लेके भागे हो। वो किसी भी समय आपके पास आता ही होगा। लेकिन ओथेलो को कोई चिंता नहीं है। ओथेलो बोलता है प्यार किया, चोरी थोड़ी की है। अब आगे क्या होना था, डेस्डेमोना का बाप आता है, ओथेलो को पकड़ता है और ड्यूक के पास लेके जाता है। ड्यूक को वेनिस के पास में ले जाता है, जहां ड्यूक तुर्कों के हमले की बात कर रहा होता है किसी से। तभी वहां पे डेस्डेमोना का बाप ओथेलो को लेके आता है और बोलता है कि मेरी मदद करो। वो ओथेलो पे आरोप लगाता है कि इस ओथेलो के बच्चे ने मेरी बेटी डेस्डेमोना को करप्ट कर दिया। जरूर इसने मेरी बेटी पे कोई काला जादू किया और उसको बहकाया। अब यहां पे ड्यूक भी चालाक, वो कहता है कि कोई और होता तो सजा दे देते, लेकिन ये ओथेलो है, अपनी आर्मी का जनरल है, इसको अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। अब ओथेलो ड्यूक को बोलता है कि मैंने डेस्डेमोना पे कोई काला जादू नहीं किया हुजूर, वो मुझसे प्रेम करती है, मैं उससे प्रेम करता हूं, तो मैंने गलत क्या किया ये बताओ। और जहां तक काले जादू की बात है, मैंने कोई काला जादू नहीं किया है। मैंने बस उसको अपनी जिंदगी के किस्से सुनाए कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है, कितने बड़े बड़े काम किए, जिससे वो मेरी दीवानी हो गई। आप चाहो तो खुद डेस्डेमोना को बुलाकर पूछ लो ना। अब डेस्डेमोना को बुलाया जाता है। डेस्डेमोना भी ओथेलो का सपोर्ट करती है। अब ड्यूक ने भी लंबी सोची। उसने कहा कि तुर्कों के आक्रमण हो रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए ओथेलो का रहना जरूरी है, और डेस्डेमोना भी इसी का सपोर्ट कर रही है, तो इसी के पक्ष में फैसला सुना देते हैं। तो ड्यूक उनके पक्ष में फैसला सुना देता है और ओथेलो और डेस्डेमोना की शादी को लीगल कर देता है। अब डेस्डेमोना के बाप को गुस्से में ही सही,
लेकिन इस शादी को मानना पड़ा। अब दोस्तों ड्यूक ने ओथेलो को कहा कि वेनेशियन बेड़े को संभालने के लिए तुम्हें साइप्रस जाना पड़ेगा, तुम्हें वहां पे साइप्रस को तुर्कों से डिफेंड करना पड़ेगा, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, डेस्डिमोना को भी साथ में ले जाओ। तो ओथेलो अपनी नई दुल्हन डेस्डिमोना को लेकर के साइप्रस के लिए रवाना हो जाता है। उनके साथ इयागो और रोड्रिगो भी है। यहाँ पे इयागो जो है वो अभी भी रोड्रिगो को दिलासा दे रहा है कि तुम टेंशन मत लो, डेस्डिमोना को मैं पटवा कर दूंगा और ओथेलो से अपना बदला भी लूंगा, चिंता मत करो। अब ये समुद्र के रास्ते साइप्रस जा रहे हैं सारे के सारे। अब जब ये सारे के सारे साइप्रस पहुंचे, उसी वक्त गवर्नर मोंटानो ने खबर दी कि तूफान इतना खतरनाक है कि तुर्कों का बेड़ा जो है वो जरूर डूब गया होगा। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुर्क हम पे हमला करेंगे, मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि वो इस तूफान को नहीं झेल पाएंगे। अब दोस्तों इस कहानी में एंट्री होती है कासियो की। ये कासियो जो है ये ओथेलो की आर्मी में एक सोल्जर है, जिसको कुछ टाइम पहले ओथेलो ने लेफ्टिनेंट बना दिया है, मतलब इसका प्रमोशन कर दिया है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा सैनिक भी है और सबको खुश भी रखता है, स्वभाव का बड़ा अच्छा है। इसी के साथ साथ ये डेस्डिमोना का अच्छा खासा दोस्त भी बन जाता है। और अच्छी बात तो यह है कि ओथेलो को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये मेरी बीवी डेस्डिमोना के साथ हंसी मजाक करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब सबको पता चलता है, ओथेलो की सेना को और ओथेलो को पता चलता है कि तुर्क जो है वो समुद्र के अंदर ही खत्म हो गए हैं, मतलब अब कोई हमको खतरा नहीं है, तो सारे के सारे जश्न मनाने लग जाते हैं, खुश होने लग जाते हैं। अब ओथेलो जो है वो कासियो को बुलाता है और कहता है कि सबको संभाल के रखना, ज्यादा जश्न नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, खुशी की बात है, मैं डेस्डिमोना के साथ जा रहा हूं, तुम यहां का सब कुछ संभाल लेना। अब ओथेलो कासियो को इतना बोल करके डेस्डिमोना के साथ कमरे में सोने चला जाता है। अब इयागो के दिमाग में प्लानिंग चल रही है, वो सोच रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूंगा जिससे मैं ओथेलो से बदला ले सकूं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, ये इयागो जो है इसके मन में ऐसा क्या है जो ये ओथेलो से बदला लेना चाह रहा है। अब देखो दोस्तों, जहां तक मैंने इस प्ले को पढ़ा है तो मुझे इयागो की जलन के दो कारण दिखे। पहला तो ये कि ओथेलो ने इसकी बजाय कासियो को अपना लेफ्टिनेंट बना दिया, जिसको इस लेफ्टिनेंट पद का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा समझता है ये इयागो। और दूसरा कारण यह है कि ये इयागो सोचता है कि मेरी बीवी एमिलिया जो है इसके ओथेलो के साथ कुछ संबंध है। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से इयागो इस ओथेलो पे इतना गुस्सा है। अब जब रात में ओथेलो अपनी बीवी डेस्डिमोना, नई नवेली दुल्हन है, उसके साथ में कमरे में सोने चला जाता है, तो इयागो सोचता है कि कासियो को कैसे ना कैसे करके मैं शराब पिला देता हूं। प्लानिंग कर रहा है बहुत तगड़ी। अब आगे ये क्या करता है, कासियो को शराब तो पिलाई दी, अब वो उसको मोंटानो के साथ, जो गवर्नर है मोंटानो, उसके साथ लड़वा देता है। ये दोनों को उकसाता है, भड़काता है और दोनों को आपस में लड़वा देता है। अब ओथेलो जब डेस्डिमोना के साथ सो रहा होता है तो उसे दिखता है, कुछ आवाज सी सुनाई देती है कि बाहर कुछ लड़ाई बड़ाई हो रही है। तो जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि कासियो ने शराब पी करके हुड़दंग मचा रखा है, वो मोंटानो के साथ लड़ रहा है। तो वो कासियो को डांटता है कि मैंने तुम्हें यहां कहा था कि सब कुछ संभाल लो और तुम खुद ही ऐसे कर रहे हो, तो बाकी और क्या करेंगे। ओथेलो गुस्से में उसका औहदा घटा देता है, उसको जो लेफ्टिनेंट पद दिया था ना वो उसे छीन लेता है वापस। अब कासियो बेचारा उदास हो जाता है, वो कहता है मैंने किया ही क्या था, मुझे तो शराब पिलाई गई थी, मैं थोड़ी लड़ रहा था उनसे। अब दोस्तों इयागो जो चाहता था वो तो हो गया, लेकिन इयागो की बहुत तगड़ी प्लानिंग है यहाँ पे। वो डेस्डिमोना के पास जाता है, वो डेस्डिमोना से कहता है कि तुम्हें मालूम है ओथेलो जो है उसने कासियो का पद छीन लिया है, उसे जो लेफ्टिनेंट पद दिया था उसने वो छीन लिया है। तो डेस्डिमोना बोलती है हाँ बड़े दुख की बात है। तो इयागो डेस्डिमोना को बोलता है कि हम सब जानते कि कासियो कितना अच्छा आदमी है, उसने गलती से कुछ कर दिया होगा, तो ऐसे थोड़ी है उसका लेफ्टिनेंट पद छीन लिया जाए। वो डेस्डिमोना से कहता है कि तुम ओथेलो को समझाओ कि कासियो के साथ ऐसा ना करे, उसे वापस लेफ्टिनेंट बना दे, कासियो एक बहुत ही अच्छा आदमी है। तो डेस्डिमोना सोचती है कि ये इयागो बात तो सही कर रहा है, ये कासियो जो है ये मेरा भी अच्छा दोस्त है, इनफैक्ट वो यहाँ पे सबको खुश भी रखता है, तो शायद मुझे अपने पति ओथेलो को समझाना चाहिए कि वो वापस से कासियो को लेफ्टिनेंट बना दे। ठीक है, वो ओथेलो को समझाती है, ओथेलो मान भी जाता है और कासियो को माफ कर देता है और वापस से उसे लेफ्टिनेंट बना देता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इयागो ने पहले इतनी प्लानिंग करके उसको शराब पिला के कासियो को इतना ड्रामा करके उससे लेफ्टिनेंट पद छिनवाया और बाद में ओथेलो की बीवी डेस्डिमोना के पास जाकर के उससे बात करके उसे लेफ्टिनेंट पद वापस से दिलवा दिया। तो इतनी ड्रामेबाजी क्यों की, यह आगे समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूं ना, इयागो ने बहुत तगड़ी प्लानिंग करके रखी है यहाँ पे। आगे इयागो इस चीज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा, वो ओथेलो को भड़काएगा कि डेस्डिमोना कासियो के साथ मिलकर के उसको धोखा दे रही है। वो धीरे धीरे बार बार ओथेलो को यही बात बोल बोल के
ओथेलो के दिमाग में शक का बीज बो रहा है कि हुजूर ये कासियो जो है आपकी बीवी के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं है। लेकिन ओथेलो भी इतनी आसानी से इयागो की बात में नहीं आने वाला। वो नहीं मानता उसकी बात, बार बार कासियो की तारीफ करता है। वो कहता है कि कासियो बहुत ईमानदार आदमी है, तुम ऐसी बकवास की बातें मत किया करो मेरे सामने बार बार। अब दोस्तों इयागो तो अपना काम कर ही रहा है, वो ओथेलो के दिमाग में धीरे 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 शक का बीज बो रहा है। अब इयागो ने एक दिन यहां पे बहुत गहरी चाल खेली। कैसे, मैं बताता हूं। अब देखो, इयागो की जो बीवी थी एमिलिया, मैंने कहा था एक छोटा सा रोल है इसका। इसकी जो बीवी है एमिलिया, इसकी पत्नी जो है, ये डेस्डेमोना के लिए काम करती है, यानी कि उसकी मेड सर्वेंट है। अब इयागो ने एमिलिया को कहा कि तुम डेस्डेमोना का जो वो रुमाल है वो मुझे लाके दो, मुझे उस रुमाल से काम है। तो एमिलिया पूछती है क्यों? तो वो बोलता है क्यों क्या मत पूछो, मुझे बस लाके दो। अब दोस्तों ये रुमाल जो है इयागो को उसकी बीवी लाके तो दे देती है, लेकिन ये जो रुमाल है ये डेस्डेमोना को ओथेलो ने दिया था। ये डेस्डेमोना के पास ओथेलो के प्यार की निशानी है। अब इयागो ने अपनी पत्नी एमिलिया से बोल करके वो रुमाल मंगवा तो लिया अपने पास में। अब वो इस रुमाल का करेगा क्या? इयागो बड़े चुपके से ये रुमाल कासियो के रूम में रख के आ जाता है। अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। ओथेलो ने इयागो को पहले भी कहा था कि मैं तुम जो ये बोल रहे हो ना कि डेस्डेमोना और कासियो का चक्कर चल रहा है, मैं इस बात को नहीं मानने वाला। अगर तुम्हारे पास डेस्डेमोना की बेवफाई का कोई सबूत है तो लाके दिखाओ मुझे। तो इयागो उससे बोलता है कि हुजूर आप बड़े भोले हैं, आपको ये बात नहीं पता कि मैंने कासियो को बहुत बार देखा है अपने रूम में सोते हुए कि वो डेस्डेमोना के बारे में सोचता है रात को सोते हुए। और हुजूर आज तो हद हो गई, आज तो मैंने कासियो के पास वो रुमाल देखा जो आपने अपनी बीवी डेस्डेमोना को अपने प्यार की निशानी के रूप में दिया था। अब इयागो ने जो बात बोली है इसको टेस्ट करने के लिए ओथेलो डेस्डेमोना के रूम में गया और जाकर के डेस्डेमोना से अपने रुमाल मांगा कि मुझे वो रुमाल दो जो मैंने तुम्हें दिया था। डेस्डेमोना ने बहुत वो रुमाल ढूंढा लेकिन उसे मिला नहीं। अब वो गुस्से में लाल पीला। अब ओथेलो को यकीन हो गया कि इयागो जो कुछ भी बोल रहा है वो सही है। अब जैसे ही ओथेलो डेस्डेमोना के रूम से बाहर आया तो इयागो ने उससे पूछा कि क्या हुआ हुजूर, जो मैंने कहा था वो सही है ना? तो इतना सुनते ही ओथेलो आ जाता है गुस्से में और वो गुस्से में कहता है कि इयागो मैंने तुम्हें इसी वक्त लेफ्टिनेंट बना दिया, जाओ जाकर उस गद्दार कासियो को मार दो, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं, जाके मार दो। तो दोस्तों अभी भी इयागो का पेट नहीं भरा, वो अभी भी ओथेलो को भड़काया जा रहा है। वो कह रहा है हुजूर मैं तो कासियो को संभाल लूंगा, लेकिन डेस्डेमोना का क्या, उसने भी तो आपके साथ धोखा किया है। वो उसको कहता है कि हुजूर मैं तो ये भी जानता हूं कि वो दोनों आपस में सो भी चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ओथेलो का गुस्सा इस वक्त कहां पे होगा? 7वें आसमान पे होगा। इयागो यहां पे सबके साथ खेल खेल रहा है, सबके साथ गेम खेल रहा है। वो ओथेलो को भड़का रहा है डेस्डेमोना के खिलाफ। यहां पे उसको कासियो को मारने की खुली छूट मिली गई। अब कौन बचा? रॉड्रिगो। इसको ये अलग ही गोली दे रहा है, उसको बोल रहा है कि तू चिंता मत कर, मैं डेस्डेमोना को कुछ नहीं होने दूंगा, मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, तू तो ऐसा कर मुझे रात को मिल, अपन दोनों मिलकर कासियो को मारते हैं। अब दोस्तों उस रात इयागो ने कासियो को मारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था कि जब कासियो अपनी गर्लफ्रेंड बियांका के घर से बाहर आएगा तो रॉड्रिगो उस पर हमला करेगा, अटैक करेगा। तो इयागो के कहने पर रॉड्रिगो ने वैसा ही किया, उस पर अटैक किया, लेकिन यहां पे कासियो ने रॉड्रिगो को घायल कर दिया। जब वो इयागो से हेल्प मांग रहा था तो इयागो ने उसको भी मार दिया। यहां पे उसके चिल्लाने की आवाज ओथेलो ने सुनी तो ओथेलो ने सोचा कि इयागो ने कासियो को मार दिया। तो ये बात सोच करके ओथेलो बड़ा खुश हुआ कि कितना लॉयल है इयागो, वो ही है मेरा अपना। अब यहां पे ओथेलो को क्या मालूम कि इयागो ने जिसको मारा है वो रॉड्रिगो है, और वो भी इसलिए मारा है ताकि उसका सच बाहर ना आ सके। अब ओथेलो ने सोचा कि कासियो का तो हो गया काम तमाम, अब डेस्डेमोना की बारी, उसने भी तो मुझे धोखा दिया है। अब ओथेलो डेस्डेमोना के कमरे में गया उसको मारने के लिए, जहां वो सो रही थी। पहले तो उसने उसको बड़े प्यार से देखा, फिर बाद में एक तकिया उठाया और उसके मुंह पे रख के उसे मार दिया। अब इतने में एमिलिया वहां पे आ गई, जो कि इयागो की पत्नी थी। वो ये बताने आई थी कि रॉड्रिगो मर चुका है, तो इसने इतने में देखा कि डेस्डेमोना को ओथेलो ने मार दिया है। ओथेलो ने तकिया लेकर के डेस्डेमोना को मार दिया है, तो वो देख करके चिल्लाई, जिससे सारे के सारे वहां पे इकट्ठे हो गए। तब एमिलिया ने ओथेलो से पूछा कि आपने डेस्डेमोना को क्यों मारा हुजूर? तब ओथेलो ने एमिलिया को डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में बताया कि किस तरह से इसने कासियो के साथ संबंध बनाए थे और इसलिए मैंने डेस्डेमोना को मार दिया। तो
एमिलिया बोलती है नहीं हुजूर, आपने बहुत बड़ी गलती की। वो ओथेलो को सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि किस तरह से इयागो, जो मेरा हस्बैंड है जिसकी आपने सुनी, उसने रुमाल जो है बड़ी चालाकी से कासियो के रूम में रखवाया था। उसने मुझे वो डेस्डेमोना का रुमाल चोरी करने के लिए कहा था हुजूर। तो ओथेलो के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसको बड़ा अफसोस होता है कि ये उसने क्या कर दिया। इतने में वहां पर इयागो आता है तो ओथेलो उस पर अटैक करता है, हमला करता है उस पर। तो वो अपनी बीवी एमिलिया को बीच में ला देता है, जिससे वो मर जाती है और इयागो भाग जाता है। तो इस कहानी की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि ओथेलो को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। वो तलवार से खुद को भी मार लेता है और इस कहानी की ट्रेजिक एंडिंग होती है। और दोस्तों, जहां तक बात है कहानी के विलन इयागो की, तो उसे भी पकड़ लिया जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। इस कहानी में ओथेलो ने